नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी 360 में। तो दोस्तों आज हम अपनी जो फिज़िक्स की हमारी जो सीरीज़ चल रही है, तो उस फिज़िक्स के सीरीज़ में हमने जो लाइट चैप्टर स्टार्ट किया था उसका पार्ट 1 हमने कल डिस्कस किया था और पार्ट 2 आज हम आपके साथ आज डिस्कस करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे गोली दर्पण, क्योंकि समतल दर्पण हमने कल पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना गोली दर्पण। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, कैसे क्या होता है, सब चीज़ें हमने आपको बता रखी हैं। तो आज हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं गोली दर्पण। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि गोली दर्पण होते क्या हैं। गोली दर्पण का मतलब होता है किसी कांच के खोखले गोले को काट कर बनाया गया जो दर्पण होता है उसे गोली दर्पण कहते हैं। जैसे ये एक कांच का गोला था, इसको हम यहाँ से बीच से काट दे रहे हैं, फिर ये पोर्शन हम रिमूव कर दें, मान लीजिए पोर्शन आपको नहीं दिख रहा है, तो अब इधर के जो दो दर्पण बचेंगे तो ये गोली दर्पण होंगे। और एक इसमें एक जानने की सबसे बड़ी बात यह है कि दर्पण जो गोली दर्पण होता है उसमें हमेशा जो रंगाई की जाती है, जिसे कलाई बोलते हैं हिंदी में, जो पॉलिश की जाती है वो हमेशा राइट साइड की जाती है। यानी जब हम काट के यहाँ से अलग करेंगे तो हमारा कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। जब गोले को बीच से काटेंगे तो ये ऐसा इंटरफेस दिखेगा, बीच का गोला गायब हो गया, अब ये ऐसा इंटरफेस दिखेगा। अब हम पहचानेंगे कि इसमें कौन सा दर्पण क्या है। तो ये बहुत ही आसान ट्रिक है दोस्तों, अभी 2 मिनट में आप समझ जाएंगे। हमने क्या बताया कि आपको गोले के जो पार्ट कटते हैं उसमें हमेशा राइट साइड से पॉलिश की जाती है। तो इसका जो राइट साइड है हम इसको इधर से पॉलिश करें, मान लीजिए हमने इसको इधर से पॉलिश किया, और इसका राइट साइड ये अंदर वाला पार्ट है तो हमने इसको इधर से पॉलिश किया। अब ये पॉलिश हो गया। अब हम इसमें जानेंगे कि कौन सा उत्तल है और कौन सा अवतल है। तो इसमें होता ये है जिसके जिसके उठे हुए भाग से प्रकाश का अपवर्तन होता है, जिसके उठे हुए भाग से प्रकाश का अपवर्तन होता है वो क्या होता है, वो उत्तल होता है। और जिसके धंसे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, वो क्या होता है, वो अवतल होता है। तो इसमें भाग उठा हुआ है तो ये उत्तल होगा, उसमें भाग धंसा हुआ है तो ये क्या होगा, अवतल होगा। तो ऐसे हम पहचानते हैं कि कौन सा उत्तल दर्पण है और कौन सा अवतल दर्पण। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर अब हम इसमें जानेंगे, जो भी हमने आपको बताया अब हम इसमें समझेंगे कैसे क्या होता है। जैसे गोली दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण जो होता है वो अभिसारी होता है। अभिसारी का मतलब होता है कि वो बाहर से आने वाली प्रकाश की किरणों को एक पॉइंट पे एकत्रित कर देता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे अभिसारी यानी कन्वर्जेंट कहते हैं। और फिर नेक्स्ट जो हमारा आता है जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण जो हमारा होता है वो अपसारी होता है। अपसारी का मतलब ये होता है कि उत्तल दर्पण कौन सा होगा, जिसके उठे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होगा। तो इसमें जो लाइटें किरणें पड़ेंगी वो पड़ने के बाद चारों तरफ चली जाएंगी, किसी एक पॉइंट पे कन्वर्जेंट नहीं होंगी, यानी कि ये किरणें जो हैं ये डाइवर्जेंट होंगी। तो इसे डाइवर्जेंट को हम क्या कहते हैं, अपसारी, और कन्वर्जेंट को क्या हम कहते हैं, अभिसारी। यही आपको बताया गया है इसमें कि गोलीय दर्पण के उठे हुए भाग पर, जिस गोली दर्पण के उठे हुए भाग पर पॉलिश किया जाता है तथा दबे हुए भाग से प्रकाश के किरण का परावर्तन होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। यानी दबे हुए भाग से अगर प्रकाश का परावर्तन होगा तो हम उसे अवतल दर्पण कहेंगे, और अगर उठे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होगा तो हम उसे उत्तल दर्पण कहेंगे। यानी उठा हुआ यानी उत्तल दर्पण, दबा हुआ यानी अवतल दर्पण, सीधी से समझने की बात। फिर क्या है, अवतल दर्पण क्या होता है, अभिसारी होता है यानी ये कन्वर्जेंट होता है, और जो उत्तल दर्पण होता है वो डाइवर्जेंट होता है यानी ये अपसारी होता है। फिर हम जानेंगे कि जो हमारे गोली दर्पण होते हैं, गोली दर्पण में कुछ संबंध होते हैं, कुछ संबंध प्रमुख चीज़ें होती हैं, बातें होती हैं जो हमें समझना होता है कि वक्रता की त्रिज्या क्या होती है, फोकस दूरी क्या होती है, फोकस पॉइंट क्या होता है, पोल क्या होता है, ध्रुव क्या होता है। तो ये सब चीज़ें हमको जाननी चाहिए, ताकि तभी हम आगे चल के बता पाएंगे कि हमारा जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा। तो सबसे पहले आता है हमारा वक्रता त्रिज्या, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, जो गोली दर्पण के जिस खोखले गोले को काट कर बनाया जाता है उस खोखले गोले के केंद्र को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी कैसे समझेंगे कि वक्रता त्रिज्या क्या है। ये कोई गोला था, हमने काट को इसको लेंस बना दिया, जब हम इसको काट के लेंस बनाएंगे तो जो हमारे जो जो दो लेंस बने हुए थे, मान लो बीच का पार्ट रिमूव करने के बाद जो दो लेंस बनते हैं, तो हमारा ये जो सेंटर होता है ना, इस सेंटर को मिलाएंगे तभी तो ये गोला कंप्लीट होगा। तो सेंटर से जो ये वाली जो इतनी डिस्टेंस होती है इसे आर कहते हैं, और ये क्या होती है, ये वक्रता त्रिज्या होती है, जिसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और इसे आर से लिखते हैं। और वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है जो हमारे पोल से यहाँ तक की जो दूरी होती है उसे आर कहते हैं, और ये वाला जो केंद्र होता है इसे सेंटर कहते हैं। वही होता है हमारा वक्रता केंद्र, जिसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। उसके बाद आता है ध्रुव। पोल, पोल क्या होता है, गोली दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। मध्य बिंदु का मतलब जैसे ये कोई गोला था, यहाँ से हमने खींचा तो ये इसका मध्य बिंदु हुआ, तो एक पी यहाँ आएगा, एक पी यहाँ आएगा, क्योंकि जब काटेंगे तो दो लेंस बनेंगे, एक ये बनेगा एक ये बनेगा। तो ये वाला जो पॉइंट होता है उसे
पोल कहते हैं। अगला हमारा आता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है, जो हमारा जो मान लीजिए हमारा ये एक लेंस है, ये हमारा एक दर्पण है, गोलीय दर्पण है। तो इसके धंसे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होगा, तो ये कौन सा दर्पण होगा, तो ये अवतल दर्पण होगा। तो अवतल दर्पण जो ये बना हुआ है, अवतल दर्पण में जो मुख्य अक्ष क्या होती है, मुख्य अक्ष ये वाली मुख्य अक्ष होती है, जिसपे हमारा पोल और हमारा जो क्या होता है वक्रता केंद्र होता है, उसको मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, उनको मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। उसके बाद आती है वक्रता त्रिज्या। हमने आपको बता ही दिया कि पोल से और केंद्र तक की जो दूरी होती है उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और इसे R से प्रदर्शित करते हैं। अगला हमारा आता है मुख्य बिंदु, यानी फोकस पॉइंट क्या होता है, यानी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे फोकस पॉइंट कहते हैं। यानी जो इसका एक रूल होता है, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो प्रकाश का परावर्तन होने के बाद जो जो हमारा मुख्य अक्ष है उसकी तरफ आएगी और उसको काटेगी कहीं ना कहीं। जहाँ पर वो काटती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे फोकस पॉइंट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे फोकस पॉइंट कहते हैं, और इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। और फिर हमारा आता है फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है, फोकस पॉइंट एफ तथा ध्रुव पी के बीच की दूरी, यानी जो फोकस जहाँ पर उस किरण ने उसको काटा था वो और पोल से उस फोकस पॉइंट के बीच की जो दूरी होती है उसे फोकस दूरी कहते हैं। और फोकस दूरी को हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। और फोकस दूरी होती क्या है, फोकस दूरी क्या होती है, हमारे रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है, यानी एफ बराबर रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम फोकस दूरी कहेंगे। अब हम जानते हैं कि हमारा जो दर्पण है उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसे बनते हैं। जो हमारा अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का मतलब क्या होता है दोनों, अवतल दर्पण का मतलब वो होता है जिसके धंसे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। तो इसमें हम जानेंगे कि कौन सी जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखा जाएगा, तो हमारा प्रतिबिंब जो है कहाँ पर बनेगा, तो उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहला हमारा है, जब वस्तु अनंत पे रखी जाएगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। जब वस्तु हमारी अनंत पर रखी होगी तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। अब ये समझने की बात है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक और उल्टा कैसे बनेगा। तो वास्तविक उल्टा का मतलब ये होता है दोस्तों, हम आपको समझाते हैं यहाँ पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये प्रतिबिंब बनेगा, मान लीजिए हमारा कोई, ये हमारा उत्तल दर्पण है, ये हमारा अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, ये हमारी मुख्य अक्ष है। यहाँ पर हमारा पोल आएगा, यहाँ पर मान लीजिए कहीं फोकस दूरी होगी, यहाँ पर कोई पॉइंट सी होगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर होगा क्या, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी भी अगर जब क्या है, जब वस्तु अनंत पर रखे, जब मान लो हम यहाँ पर कोई वस्तु रखेंगे तो इसके अपवर्तन के दो नियम होते हैं कि जो हमारी एक रेखा, जो रेज मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, जो रेज मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो दर्पण से परावर्तन के बाद हमारे मुख्य अक्ष को काटती हुई निकलेगी, यानी मुख्य अक्ष को काटती हुई निकलेगी। तो ये ऐसे जाएगी और ऐसे आएगी, तो ये यहाँ पर काटेगी। और फिर दूसरा क्या होता है कि दूसरा रूल क्या होता है कि जो रेज हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से जाएगी वो दर्पण से परावर्तन के बाद सीधे उसी मीडियम में वापस लौट जाएगी। और जब दोनों किरणें जहाँ पर काटती हैं तो उस काटने वाले बिंदु को क्या कहते हैं, यहाँ पर हमारा क्या बनता है, यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो ये प्रतिबिंब मान लो या जैसे यहाँ ए बी था तो यहाँ ए डैश और बी डैश हो जाएगा, तो ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो ये प्रतिबिंब हमारा कहाँ पर जाके बना, तो ये प्रतिबिंब हमारा फोकस पर बनता है। ये प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। वास्तविक और उल्टा बनता है। तो वास्तविक का मतलब होता है कि लेंस के सामने बनता है तो वास्तविक होगा, क्योंकि लेंस के पीछे बनेगा तो आभासी होगा। तो लेंस के सामने बनता है तो वास्तविक होता है, और उल्टा क्योंकि जो हमारा मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के नीचे बनता है तो इसलिए क्या होता है, उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है, क्योंकि यहाँ वस्तु बड़ी थी और यहाँ पर आके वस्तु छोटी होगी। तो ये हमारा क्या हो गया, जब अनंत पर होगी तो हमारा वस्तु, जो हमारा प्रतिबिंब है वो फोकस पर बनेगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा और वस्तु से बहुत छोटा होगा। फिर नेक्स्ट हमारा आता है, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में रखी हो। जब हमारी वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में रखी हो तब कैसा बनेगा, जैसे ये हमारा इन्फिनिटी है और ये सी है, यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है और ये हमारा दर्पण है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक समांतर किरण जो जाएगी वो तो फोकस से होकर वापस चली जाएगी। फिर दूसरा क्या होगा, जो हम सी से निकालेंगे, सी से दूसरी किरण जो हमारी जाएगी फोकस से,
तो फोकस से जाने वाली किरण क्या करती है, जो किरण फोकस से जाती है, फोकस से जाएगी और दर्पण पे टकराएगी, और दर्पण पे टकराने के बाद वो किरण क्या है, मुख्य अक्ष के पैरेलल चली जाएगी। तो जो मुख्य अक्ष के पैरेलल जाएगी, वो जाने के बाद जो हमारी जो पैरेलल किरण थी उसको, और ये किरण जो जाएगी तो ये जहाँ पर काटेंगी वहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, वो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, वो सी और फोकस दूरी बिंदु एफ के बीच बनेगा। देखिए यहाँ पर सी है और यहाँ पर हमारा एफ है, इसके बीच में कहीं ये बन रहा है। तो यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर ए बी था तो यहाँ ए डैश और यहाँ बी डैश होगा। तो वही बताया गया है इसमें कि वक्रता केंद्र सी और फोकस दूरी एफ के बीच बनता है। वास्तविक और उल्टा बनेगा, वस्तु और जो है वस्तु से छोटा बनता है, यानी हमेशा वस्तु से छोटा बनेगा। फिर तीसरा हमारा आता है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। जब हमारी वस्तु वक्रता केंद्र पर ही रखेगी, मान लिया हमारा ये सी है, वस्तु हमारी यहीं से वक्रता केंद्र पर ही रखी हुई है, तो वक्रता केंद्र पर रखी हुई तो जो हमारी जो वो जाएगी वो फोकस से होकर, एक किरण तो फोकस से होकर वापस आ जाएगी। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है ये दोस्तों, जब एक हम किरण दूसरी निकालेंगे फोकस से, जो फोकस से जाएगी वो परावर्तन के बाद क्या पैरेलल हो जाएगी। तो पैरेलल होने के बाद वो दोनों जहाँ एक दूसरे को काटेंगी वहाँ हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी और फोकस दूरी एफ के बीच में होती है। तो हमारा वो कहाँ बनता है, तो वो बनता है अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में बनता है। क्योंकि हमारा सी यहाँ पर था, ये हमारा इन्फिनिटी था, तो ये वाला जो पोर्शन हुआ, ये वाला पोर्शन किसका हुआ, इन्फिनिटी और सी के बीच का हुआ। क्योंकि ये दोनों किरणें यहाँ काट रही हैं तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, तो इसीलिए वो इन्फिनिटी और सी के बीच में बनेगा। और कैसा बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। और वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा होता है। वस्तु से बड़ा इसलिए होता है क्योंकि ये ज़्यादा नीचे जब आके करेंगी, क्योंकि ये हमारा मुख्य अक्ष था तो ये दोनों यहाँ पर काटेंगे, यहाँ पर रखा हुआ तो ये दूरी ज़्यादा हो जाएगी, तो हमारा क्या है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है, जब वस्तु फोकस पर हो। जब हमारी वस्तु फोकस पर होगी तब हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा। तो फोकस के लिए जब वस्तु हमारी फोकस पे रखी होती है तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, थोड़ा हम देखते हैं। नीचे ये हमारा फोकस है, तो जब हमारी वस्तु फोकस पे ही रखी हुई है तो जो यहाँ से किरण जाएगी, यहाँ से किरण जाएगी वो ऐसे वापस चली जाएगी। फिर क्या है, जो हमारा सी है, सी से जो किरण जाएगी, सी से जाने वाली किरण जाने के बाद उसी माध्यम में वापस आती है। तो इस सी को जब हम पीछे बढ़ाएंगे, इस सी को हम पीछे बढ़ाएंगे, और जो वस्तु जो एफ से जाएगी वो काटने के बाद पैरेलल हो जाएगी। तो पैरेलल वाली और ये सी दोनों जा करके जहाँ पे काटेंगे एक दूसरे को, वहाँ पर एक प्रतिबिंब बनेगा। तो वो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा प्रतिबिंब, वो हमारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा, वो वास्तविक उल्टा बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा और अनंत पे जाके बनेगा। क्योंकि ये दोनों अनंत पे जाके काटेंगे, क्योंकि ये दोनों के बीच की दूरियां ज़्यादा हैं। तो जब बहुत दूर निकलेंगी तभी तो जाके मिलेंगी, तो जब बहुत दूर निकलने के बाद जाके मिलेंगी तब एक दूसरे को काटेंगी ये, तब वहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। तो वो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पे, और वो क्या होगा, और बहुत बड़ा बनता है, अनंत पर बनता है, वास्तविक उल्टा और बहुत बड़ा बनता है। फिर हमारा नेक्स्ट केस आता है, जब वस्तु फोकस बिंदु और ध्रुव पी के बीच में रखी हो। जब हमारी वस्तु जो है वो फोकस पी और ध्रुव बी के बीच में रखी हो, यानी ये हमारा दर्पण है, तो हमारा क्या कहता है, जब वस्तु फोकस बिंदु और ध्रुव पी, यानी ये फोकस है और ये हमारा पी है, इसके बीच में यहाँ कोई वस्तु रखी हो, तब जो उसका प्रतिबिंब बनेगा वो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो वो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा, जो हमारी फोकस से जो किरण जाएगी, वो फोकस से जाने वाली किरण ऐसे जाने के बाद फिर वो क्या होगी, एक यहाँ पर हमारा बिंदु सी होगा, तो सी से जो जाएगी, सी से जाने के बाद उसी माध्यम में वापस आ जाएगी, तो उसको हम थोड़ा पीछे की तरफ एक्सटेंड कर लेंगे। उसके बाद जो हमारी एफ से जाएगी, तो एफ से जाने वाली किरण जब हमारी दर्पण से टकराती है, टकराने के बाद वो मुख्य अक्ष के पैरेलल हो जाती है। तो मुख्य अक्ष के जब वो पैरेलल हो जाएगी तो ये दोनों को पीछे की तरफ जब हम बढ़ाएंगे तो पीछे की तरफ जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे इन द सेंस कैसे बनेगा, क्योंकि ये वाली जो है इसको जब हम आगे, ये वाली जो हमारी यहाँ पर एक्सटेंड की हुई है, ऐसे समझिए, जब ये वाला हमारा है तो जो यहाँ से हमारी जो सी से जाएगी, सी से जाने के बाद वो तो वापस चली जाएगी, लेकिन हम उसको वापस इस जाने के उसको हम आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये कुछ आगे ऐसे बढ़ जाएगी। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद जो हमारी एफ से जाएगी वो एफ से स्ट्राइक करके ऐसे वापस आएगी, तो उसको हम आगे की तरफ थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे, तो ये जहाँ पे जाके मिलेंगी वहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। तो ये एक एक्सपेक्शन से है। इसमें क्या होता है कि इसमें जब वस्तु को हम फोकस बिंदु और पोल और फोकस
बिंदु P के बीच में रखते हैं तो वो हमारी जो प्रतिबिंब जो बनता है वो प्रतिबिंब हमारा लेंस के पीछे जाके बनता है। वो प्रतिबिंब हमारा कहीं यहाँ पे बनेगा, यानी लेंस के पीछे बनेगा और आभासी होगा, क्योंकि जब प्रतिबिंब लेंस के पीछे बनेगा तो हम आभासी कर सकते हैं, यानी आभासी बनेगा। और ये सीधा बनेगा क्योंकि हमारी मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है तो सीधा बनेगा और वस्तु से थोड़ा बड़ा बनेगा, वस्तु से थोड़ा बड़ा बनेगा। तो ये था दोस्तों हमारा उत्तल दर्पण के द्वारा अवतल दर्पण के द्वारा प्रकाश का परावर्तन, उसमें कौन सा फिगर कहाँ बनता है। फिर हमारा जो आता है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण का मतलब होता है जिसके उठे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन। देखिए यहाँ उठे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो इसमें एक ही केस बनता है जब हमारी वस्तु जो है वो पी से कुछ दूरी पर रखी हो या पी से अनंत दूरी पर रखी हो, उसमें बात एक ही बनती है, इसमें एक ही केस होता है। तो मान लीजिए हमारी कोई वस्तु यहाँ पे रखी हुई है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, जब हम एक किरण निकालेंगे सी के लिए तो वो सी पर जाएगी, तो सी पे जाने वाली किरण का फार्मूला क्या होता है, वो जैसे जाएगी वैसे ही उसी माध्यम में वापस आ जाएगी। उसके बाद जब हम पैरेलल ले जाएंगे तो पैरेलल जाने वाली किरण यहाँ से आएगी, लेकिन ये यहाँ पे आगे चली जाएगी क्योंकि हमारा डाइवर्जेंट है तो डाइवर्ज कर जाएगी। लेकिन जो डाइवर्ज होगी उसको हम थोड़ा आगे एक्सटेंड करेंगे, तो जहाँ पर ये हमारी सी वाली पार्ट को काटेगी वहाँ पर क्या बनेगा, वहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा जिसे हम ए डैश बी डैश कहते हैं। तो ये प्रतिबिंब क्या होगा, ये प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा, पी और एफ के बीच में बनेगा, यानी पी और एफ के बीच में बन रहा है और वस्तु से छोटा, क्योंकि यहाँ पर दूरी कम है और यहाँ पर दूरी ज़्यादा है। तो इसमें दोस्त यही एक केस होता है, जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो उत्तल दर्पण के द्वारा कौन सा बनता है, तो आभासी और सीधा बनता है दोस्तों। तो ये था दोस्तों हमारा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब, कौन प्रतिबिंब कहाँ बनता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप चलिए थोड़ा देख लेते हैं कि इसमें और क्या होता है, दर्पण का फार्मूला क्या होता है। तो दर्पण का सूत्र जो होता है वो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो इसमें जो v होता है वो क्या होता है, v होती है हमारी प्रतिबिंब से दूरी और u होता है वस्तु की दूरी, यानी v होती है प्रतिबिंब की दूरी और u होता है वस्तु की दूरी और f होता है हमारा फोकस दूरी। अगला हमारा आता है चिन्ह परिपाटी, यानी हम इसमें साइन कन्वर्जन कैसे करेंगे, कौन सी दूरी पॉजिटिव है कौन सी दूरी नेगेटिव है, तो इसमें हम कैसे कन्वर्जन करेंगे। क्योंकि दोस्तों ये एक मैथ के चतुर्थांश की तरह होता है, यानी यहाँ जितने भी होंगे सारे पॉजिटिव होंगे और यहाँ जो भी होगा तो इसमें एक्स की तरफ जो जाएगा वो प्लस होगा, नीचे की तरफ जाएगा जो माइनस होगा। इसमें जो नीचे की तरफ जाएगा माइनस होगा, जो लेफ्ट की तरफ जाएगा वो माइनस होगा। इसमें जो ऊपर की तरफ जाएगा प्लस होगा, इसमें जो लेफ्ट की तरफ जाएगा वो माइनस होगा। तो ये मैथ के चतुर्थांश की तरह काम करते हैं। यानी दर्पण में समतल दूरियां दर्पण के ध्रुव P से मापी जाती हैं, यानी दर्पण के ध्रुव P से दाईं ओर मापी गई दूरी पॉजिटिव तथा बाईं ओर मापी गई दूरी नेगेटिव होती है। दर्पण के ध्रुव P से ऊपर की गई दूरी प्लस तथा नीचे की गई दूरी माइनस होती है। किसी भी दर्पण में प्रतिबिंब बनाते समय वस्तु को हमेशा दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर रखते हैं, यानी जब हम प्रतिबिंब बनाते हैं दर्पण के वस्तु को कहाँ रखते हैं, दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर ही रखते हैं, हमेशा बाईं ओर रखा जाता है। दाईं ओर हमेशा क्या किया जाता है, पॉलिश की जाती है, हमने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था। तो हम देख लेते हैं कि जो हमारा अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का क्या मतलब होता है, जिसके धसे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो P हमारा यहाँ पर होगा, तो इसमें हमारा P कहाँ होगा, इसमें हमारा P यहाँ पे होगा। तो इसमें फोकस दूरी क्या होगी, फोकस दूरी चूँकि माइनस में होगी। फोकस दूरी क्यों माइनस में होगी, क्योंकि हमारा F यहाँ पे कहीं आएगा, ये हमारी मुख्य अक्ष F यहाँ पे आएगा, F कहाँ, P के बाईं साइड में F पड़ रहा है, तो फोकस दूरी हमारी माइनस में हो गई। जब हमारी फोकस दूरी माइनस में होगी तो सारी चीज़ें माइनस में हो जाएंगी, क्योंकि हमारा जो u है वो भी P से दूरी लेगा लेफ्ट की तरफ, तो वही माइनस होगा। v वास्तविक दूरी वही माइनस, अगर हमारा प्रतिबिंब जो है वास्तविक बनता है तो दूरी माइनस होगी, और अगर आभासी बनता है तो प्लस होगी, क्योंकि जब आप प्लस ये आभासी बनेगा तो आभासी का मतलब होता है कि दर्पण के पीछे जाके बना। जब दर्पण के पीछे जाके बनेगा तो P के राइट साइड में हो जाएगा, तो वो हमारी दूरी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और इसी तरह उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में क्या होता है, जिसके उठे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, इसके उठे हुए भाग से प्रकाश का, जब उठे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होगा तो इसमें कहाँ पोल कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, इस पे यहाँ पोल कहाँ होगा, यहाँ दोस्तों इसमें हमारा होगा, जब पोल हमारा इस साइड में होगा तो हमारी जो फोकस दूरी है ये हमारा पोल हो गया, तो फोकस दूरी हमारी अंदर की तरफ होगी, यहाँ पर कहीं सी होगा, यहाँ सबसे पहले एफ होगा, फिर हमारा सी होगा, फिर इन्फिनिटी होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, पी से जब हम राइट साइड की तरफ जाएंगे तब हमको फोकस दूरी मिलेगी, यानी फोकस दूरी पॉजिटिव होगी। और फिर हमारा जो यू बनेगा, यू कहाँ बनेगा, अब यू हमारा इमेज हमारा बनेगा आगे चल करके पीछे की तरफ बनेगा इस साइड में, तो वो हो जाएगा माइनस, और जो हमारा वी है वी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये ऐसे हम समझेंगे कि कौन सा पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव होगा। फिर अगला हमारा रेखीय आवर्धन।
रेखीय आवर्धन क्या होता है कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, यानी रेखीय आवर्धन को m से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, जहाँ i क्या है, i लेंथ ऑफ इमेज है और o लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो m बराबर i अपान o, यानी i का मतलब होता है -v। i क्या है, लेंथ ऑफ इमेज, तो लेंथ ऑफ इमेज को हम किससे लिखते हैं, v से, और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट को किससे लिखते हैं, u से। तो ये हो गया आवर्धन। उसके बाद आता है हमारा नोट, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। वास्तविक प्रतिबिंब के रेखीय आवर्धन का मान माइनस माइनस होता है, यानी जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है तो उसका जो रेखीय आवर्धन होगा m, वो हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि वास्तविक में होता क्या है, वास्तविक चीज़ें लेफ्ट की तरफ काउंट की जाती हैं। p के लेफ्ट की तरफ हमारा v बनेगा, जो ऑब्जेक्ट है हमारा v बनेगा प्रतिबिंब, तो वो हमेशा नेगेटिव होगा। तथा आभासी प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन का मान पॉजिटिव, जब आभासी होगा तो वो हमेशा, यहाँ पर हमारा p होगा, p के राइट साइड में बनेगा तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो समझने वाली बात है दोस्तों। फिर अगला हमारा आता है दर्पण के उपयोग। दर्पण के उपयोग कौन कौन से हैं, तो समतल दर्पण का उपयोग कौन कौन सा होता है, तो समतल दर्पण का उपयोग मतलब फैशन करने में, यानी जो ग्रूमिंग की जाती है, फैशन करने में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। फिर क्या होता है हमारा, बहुरुषदर्शी के रूप में समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। पारदर्शी के रूप में समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला हमारा आता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग, तो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, दाढ़ी बनाने वाले नाई अवतल दर्पण का उपयोग करता है। आँख, कान, नाक, गले के डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण का काम क्या होता है दोस्तों, अवतल दर्पण जो होता है हमारा, उसमें हमारे अवतल दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण में होता है हमारे जो हमारा बाहर का जो भाग हो, अंदर का जो भाग होता है, अंदर के भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो ये क्या करता है, ये चीज़ों को क्या कर देता है, चीज़ों को कन्वर्ट कर देता है, यानी हमको बड़ी से बड़ी चीज़ एक छोटी शीशे में दिखाई देती है। इसीलिए हम दाढ़ी बनाते समय कौन सा यूज़ करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। आँख, कान, नाक, गले का डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करता है। वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, और सोलर कुकर में किया जाता है। सामान्यतः सनलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यदि विकल्प में परवलयाकार दिया जाए तो परवलयाकार होगा। यानी सामान्यतः जो सर्च लाइट होती है उसमें जो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर आपके पेपर में माइनस में परवलयाकार लिखा है तो वो भी सही होगा। विद्युत टेबल लैंप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो चौराहों पर लगी हुई स्ट्रीट लाइट, चौराहों पर लगी हुई स्ट्रीट लाइट में हम उत्तल दर्पण का प्रयोग किस लिए करते हैं, क्योंकि स्ट्रीट लाइट जो है हमको क्या चाहिए, हमको उस उजाले को कन्वर्ट नहीं करना है, उसको डाइवर्जेंट करना है, कन्वर्जेंट नहीं डाइवर्जेंट करना है, क्योंकि जब डाइवर्जेंट होगा तभी तो उजाला फैलेगा, तभी तो दिखेगा। तो इस माध्यम से हम वहाँ पर किसका उपयोग करते हैं, वहाँ हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। वाहनों के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसमें क्यों किया जाता है, क्योंकि वाहनों में शीशा छोटा लगा होता है, हमको बहुत दूर की चीज़ें दिखती है, तो यानी शीशे जो निकलने वाली किरणें हैं वो जब डाइवर्जेंट होंगी तभी तो बहुत सारी चीज़ों को हमको एक छोटे पर्दे पे दिखेंगी। इसीलिए हम उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। वाहनों के जो रेयर व्यू मिरर होते हैं उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। फिर हम देखते हैं कि हमारे, यानी उत्तल दर्पण और उत्तल दर्पण से कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं जिसमें आवर्धन क्षमता या दूरी कभी कभी पूछ ली जाती है, तो हम थोड़ा इनको ज़रा सॉल्व करते हैं, देखते हैं। हमारा न्यूमेरिकल है 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका 2 गुना आवर्धित और वास्तविक प्रतिबिंब बने, यानी 2 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बने, यानी जो हमारा आवर्धन है वो m बराबर 2 दिया हुआ है। और हमारे आवर्धन का फार्मूला क्या होता है, -v/u, और हमारा m बराबर 2 है, तो m को हम माइनस रखेंगे या नेगेटिव रखेंगे या पॉजिटिव, यह समझने की बात है। तो m हम कैसे रखेंगे, तो m की वैल्यू क्या रखेंगे, इसमें क्या दिया हुआ है, सामने किसी वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए ताकि उसका मैग्नीफिकेशन 2 गुना हो जाए। और यह दर्पण कौन सा है, दर्पण है हमारा अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में जो मैग्नीफिकेशन होगा ये m बराबर -2, वो हमेशा m बराबर -2 होगा। अवतल दर्पण में m बराबर -2 होगा। और हमारा रेडियस दी है 40, तो हमारा फोकस दूरी क्या हो जाएगी, r/2 -20 हो जाएगी। यहाँ से हम -2 बराबर -v/u रखेंगे, तो v बराबर 2u की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद हम लगाएंगे दर्पण का फार्मूला 1/f बराबर 1/v + 1/u। तो यहाँ पर 1/v की जगह -1/2u रख देंगे, तो यहाँ से u की दूरी -3 मीटर आ जाएगी। अब हम देखते हैं थोड़ा, जो f, m और v में जो संबंध क्या होता है, वो होता है m बराबर 1/f - u। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम अपना देखते हैं कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर एक प्रतिबिंब वास्तविक हो तो उसका आवर्धन क्या होगा। तो उसमें हम पहले दर्पण का फार्मूला लगाएंगे, तो उसमें जो दूरी रखी हुई है वो हम फिट करेंगे। तो m की, सबसे पहले हम m की वैल्यू निकालेंगे। जब m की वैल्यू निकल जाएगी
तब हम क्या करेंगे, फोकस दूरी निकाल लेंगे और वी की वैल्यू निकाल लेंगे। एफ और एम और वी में संबंध क्या होता है, एम बराबर एफ माइनस वी अपान एम। अगला है हमारा 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले के अवतल दर्पण के सामने 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी हो तो उस वस्तु का आवर्धन, तो उस वस्तु का आवर्धन क्या होगा, एफ बराबर -4 दिया है, यू बराबर -3, तो एम बराबर -4 बटे -4 + 3, एम बराबर एफ माइनस बी अपान एफ, तो उससे हमारा वैल्यू निकल जाएगी। तो ये था हमारा दोस्तों गोली दर्पण से संबंधित ये टॉपिक। तो आज हमने गोली दर्पण को ख़त्म कर दिया है। अब आप कल से हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। कल से हम क्या पढ़ेंगे, कल से हम प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। अपने प्रकाश के चैप्टर का पार्ट 3 जो होगा उसमें हम कल प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। तो अगर दोस्तों ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।